तो क्लास वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा गवर्नमेंट बजट चैप्टर में मेरे पास सिर्फ दो ही मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए। चैप्टर खत्म, यूनिट खत्म। ठीक है जी। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बेटा आपकी बुक में ना सीक्वेंस की बात करूं तो डेफिनेशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट टॉपिक है। पर मुझे लग रहा था कि मैं अगर कंपोनेंट्स नहीं बताऊंगा ना गवर्नमेंट बजट के तो ऑब्जेक्टिव भी ढंग से क्लियर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सबसे आखिरी में शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मैं एक बार ऑब्जेक्टिव्स लिख देता हूँ फिर डिस्कशन करेंगे बेटा। तो जी बेटा गवर्नमेंट बजट के 6 ऑब्जेक्टिव हैं। एक एक करके सबको मास्टर करना है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ पिछले 10 सालों में 10 के 10 सालों में बेटा एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है आपसे। ठीक है जी। अगर मैं ये कहूँ 10 में से 8 बार ये दोनों आए हैं तो बेटा मेरा कहना गलत नहीं है। 10 में से 8 बार। ठीक है, या ये या ये या ये या ये और सॉल्व होते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक। चलो खैर हमें तो सबको जानना है एक बार ढंग से। सबसे पहले शुरुआत सेकंड से ही करता हूँ, रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बेटा हमारे देश में तो बेटा इनइक्वालिटी बहुत ही बड़ी एग्जिस्ट करती है। आप देखते हो रिच दिन ब दिन और रिच होते जाते हैं और पुअर होते चले जा रहे हैं। शुरू के जो 10% लोग हैं उनके हाथ में बेटा देश का 90% पैसा है। और बच्चे में 90% लोगों के हाथ में देश का 10% पैसा है। इससे बड़ी इनइक्वालिटी कोई नहीं हो सकती। बेटा कैसे गवर्नमेंट अपने बजट से इस इनइक्वालिटी को खत्म कर रही है? बेटा बाय गिविंग अ टैक्स स्लैब। बेटा जब भी फाइनेंस एक्ट आता है, यानी कि समझो जब भी गवर्नमेंट बजट आता है बेटा उसमें ना टैक्स स्लैब आते हैं। सरकार जान के टैक्स स्लैब को इस तरीके से फॉर्म कर रही है कि इस इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके। ऑल्दो इस चीज का डिस्कशन पहले भी हुआ है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। इंडिया में 5 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप 5 से 10 लाख के में कुछ भी कमा रहे हो तो 20%, और 10 लाख से ज्यादा कुछ भी कमा रहे हो तो 30% टैक्स है। अब मैं कहता हूँ सपोज आपकी इनकम 40,000 रुपए महीना है मतलब साल के 4 80, तो क्या आपको एक टैक्स दे रहे होंगे इंडिया में? कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं आपकी इनकम 7 लाख रुपए, तो शुरू के 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अगले 2 लाख पर 20%। 2 लाख पर 20% मतलब 40,000, 660। भैया कमाया आपने था 7 लाख रुपए, सरकार ने 40,000 आपसे छीन लिए। कुछ एक्सटेंड तक बेटा ये गैप जो था 40,000 कमाने वाले में और आपके लगभग 60,000 रुपए महीना कमाने में, सरकार ने थोड़ा सा टैक्स छीन कर ये गैप कुछ तो कम कर दिया। मैं कहता हूँ आप कमाई 12 लाख रहे हो तो 12 लाख कमा रहे हो, शुरू के 5 पे कुछ नहीं देना, अगले 5 पे 20% यानी कि 1 लाख, अगले 2 पे 30% यानी कि 60,000। सरकार ने 1,60,000 टैक्स छीन लिया कि तू लाख रुपए महीना कमा रहा है, दूसरा 40,000 रुपए महीना। अच्छा तेरे से 1,60,000 तो हमने ही छीन लिया, बचा कितना जेब में? 10 40। कुछ एक्सटेंट तक तो ये गैप कम हुआ। तो सरकार टैक्स स्लैब देकर, अमीरों पे टैक्सेस और बढ़ाकर, पुअर को सब्सिडीज देकर, ठीक है ना कहीं, चाहे उज्ज्वला योजना हो चाहे सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं,
सरकार बेटा पुअर को सब्सिडीज दे रही है ताकि उनके हाथ में नेट डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचे, रिच के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगा रही है ताकि उनके हाथ में नेट डिस्पोजेबल इनकम कम बचे। और एक गैप ये जो खाई है ना इतनी बड़ी बेटा, इस खाई को कम करने के ऊपर विचार करती रहती है सरकार। ऐसे गवर्नमेंट बजट से सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ जाए बेटा। थर्ड वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों सिचुएशन में नहीं मानी जाती, चाहे सिचुएशन इन्फ्लेशन की है चाहे सिचुएशन डिफ्लेशन की है। बेटा गवर्नमेंट कैसे इसको अपने बजट से कंट्रोल कर सकती है? कर सकती है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी बिठा सकती है। अगर बेटा बजट आने से पहले सरकार को लगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, मतलब लोगों के हाथ में ऑलरेडी पैसा बहुत ज्यादा है, मनी सप्लाई तो कारण होता है इन्फ्लेशन का, तो सरकार बजट में ना अपने खर्चे कम कर देती है। यानी कि वहां जो बजट आएगा ना, सरप्लस गवर्नमेंट बजट आएगा। सरप्लस बजट कब आएगा? कल पढ़ा था, जब खर्चे कम हो, रिसीट्स ज्यादा हो, सरकार वहां अपने खर्चे पक्का कम कर लेती, सरप्लस बजट बनाती है ऐसे सिचुएशन में। जब भी इन्फ्लेशन होगा और डिफ्लेशन होगा तो सरकार को लगेगा खर्चे बढ़ाने, सरकार खर्चे बढ़ाएगी, ऐसे सिचुएशन में डेफिसिट बजट आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये बात सबसे सिंपल थी अभी तक, ठीक है बेटा। फोर्थ पॉइंट कहता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बेटा कुछ ना अनइंटेंशनल पब्लिक मोनोपोलीज है इंडिया में, अनइंटेंशनल, तो सरकार की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, पर बेटा वो सरकार की मोनोपोली है और मोनोपोली रहेंगी शायद पूरी जिंदगी। जैसे कि बेटा मैं बात करूं इंडियन रेलवे की, अनइंटेंशनल सरकार की मोनोपोली है। पोस्ट ऑफिस अनइंटेंशनल मोनोपोली है और शायद पूरी जिंदगी रह भी जाए, ठीक है ना। और एग्जाम्पल और हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया हमारा, ठीक है, सरकार की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मोनोपोली है आज भी। बेटा शायद रह भी जाए, कह नहीं सकते कुछ। बेटा अब सरकार को अगर किसी भी पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करना होता है, कैसे करेगी मैनेज? कुछ फंडिंग इशू करनी है, भैया गवर्नमेंट बजट इज द ओनली मीडियम। तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट बजट से उनको भी पैसे अलॉट करती है ताकि उनका मैनेजमेंट अच्छे से चलाया जा सके। जैसे कि समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ, अब बेटा इंडियन रेलवे को लग रहा है कि हमारे जो पुराने इंजन है या पुराने ट्रेन के कोचेस हैं वो बेटा इतने एफिशिएंट नहीं है, उनकी पेट्रोल कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, उससे भैया बहुत देश को नुकसान हो रहा है। तो सरकार ने क्या करा, अच्छा वंदे भारत चाहिए, लो जी हम इतना फंड एलोकेट करते हैं। भैया आपने ये जो मैनेजमेंट किया पब्लिक एंटरप्राइज का, किया तो बजट सही है। जितनी भी वंदे भारत आज की तारीख में आप रेलवे ट्रैक पर चलते हुए देख रहे हो ना, सबकी घोषणा गवर्नमेंट बजट में ही हुई थी, ठीक है ना। ये जो बुलेट ट्रेन के सपने देख रहा है आज देश, और शायद बहुत जल्दी एक बुलेट ट्रेन भी देखेगा, भैया इसकी घोषणा भी गवर्नमेंट बजट से हुई थी। समझ में आ रही है बात? तो बेटा पोस्ट ऑफिस का मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का मैनेजमेंट या बेटा रेलवे का मैनेजमेंट, ये सारा सरकार किसके थ्रू करती है? थ्रू गवर्नमेंट बजट होती है। क्लियर है जी इतनी बात? आगे बढ़ जाए, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा बात समझ में आएगी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। आगे बढ़ जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। बेटा ये बात ना मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे से जानते हैं कि इकोनॉमी ना तभी ग्रो करती है जब रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट देश में ज्यादा हो। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है, सेविंग से क्या मतलब है, एक बार मैं बता देता हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर बेटा अपना पैसा जमा करता है बैंक्स में, और बैंक उस पैसे को लोन पर देते हैं टू द बिजनेस फर्म्स, टू द फर्म सेक्टर। बेटा ये जो सेविंग हाउस होल्ड करता है, ये जो बैंक लोन देता है, बैंक इस लोन देने को ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना जी। कहीं ना कहीं पैसा बेटा फर्म्स क्या करती है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाती है, और बेटा देश की तरक्की होती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, वही सारी कहानी जो मैक्रो में पढ़ते थे। बेटा नेशनल इनकम में भी यही सब कहानी बढ़ी है। जब भी बेटा रेट ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट देश में बहुत ज्यादा होता है, हमेशा इकोनॉमी ग्रो करती है। अब बेटा सरकार इस रेट को बढ़ाने के लिए क्या करती है? देखो बेटा जहां तक सवाल है बेटा सेविंग का रेट बढ़े, सरकार बैंक्स में एक से एक स्कीम लाती रहती है, पोस्ट ऑफिस में एक से एक स्कीम लाती रहती है। जैसे कि बेटा किसी टाइम पर ना मैं बात करूं, लास्ट टू लास्ट बजट की बात कर रहा हूं, उस टाइम पर ना एवरेजली एफडी पर रेट था 6-6.5%, कि साल का इंटरेस्ट था 6-6.5%। लेकिन सरकार ने गया करा एक नई स्कीम लाई,
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस में 2 सालों के लिए, और बेटा वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया 7.5%। अब मैं कहता हूं बेटा सरकार ने ये जो लालच दिया 1% फालतू का, आपको क्या लगता है थोड़ा पैसा जमा होता है? इतने लोग हैं भैया पोस्ट ऑफिस में, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अपनी घरवाली के नाम से, अपनी मदर के नाम से, ठीक है, अपनी बेटी के नाम से अकाउंट खोलकर बैठ जाते हैं, वैसे दबादब जमा करते हैं। भैया सरकार के पास, पोस्ट ऑफिस के पास, बैंक के पास पैसे की भरमार हो गई, ठीक है जी। अब भैया जितनी भरमार होगी वो उतना ज्यादा लोन देंगे, और जितना ज्यादा लोन देंगे उतनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इकोनॉमी में बढ़ेगी, उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना जीडीपी बढ़ेगा, उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है जी, बात समझ में आती है? सरकार के प्रयास दिख रहे हैं आपको? बेटा ये जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, स्कीम की घोषणा कहां हुई? बजट में। बजट से ही तो सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंश्योर करती है। इवन मैं आपको बता देता हूं, बजट में इतना सारा खर्चा आपको बताया जाता है जो सरकार इंफ्रा पे करेगी, बताया जाता है ना। कभी सरकार इस हाईवे की बात करती है, कभी उस हाईवे की बात करती है, कभी हाईवे का जाल बिछाने की बात करती है, कभी नई मेट्रोस की बात करती है, कहीं नए एयरपोर्ट्स की बात करती है, कभी नए पोर्ट्स की बात करती है। सर एयरपोर्ट्स कितने हो गए और कितने थे 5 साल पहले? बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार इतना क्यों इंफ्रा डेवलप कर रही है? बेटा सरकार जब इंफ्रा डेवलप करती है ना, बाय चांस की बात है इकोनॉमी में प्रोडक्टिव एक्टिविटी बढ़ती बढ़ती है। ये पास्ट एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट का, कि जितना सरकार इंफ्रा में पैसा लगाती है उतना लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पैसा लगाते रहते हैं। अब मैं कहूं बेटा नोएडा के आसपास, गुड़गांव के आसपास हाईवे का जाल बिछ गया, बेटा आप देख लो यहाँ पर प्रोडक्टिव एक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में डबल ट्रिपल 4 गुना ना होगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि वहीं प्रोडक्शन करना आसान है, हम वहीं प्रोडक्शन करेंगे, हाईवे का जाल बिछा हुआ है, दुनिया के हर कोने में कुछ बेच देंगे यहीं से। तो जितना इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी इंफ्रा में उतनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी बढ़ेगी, उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो सरकार इंफ्रा की इन्वेस्टमेंट की बात कहाँ करती है, कहाँ कहती है कि मैं इंफ्रा में इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगी? गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट से ही प्रयास किया जाता है कि रेट ऑफ सेविंग, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़े, और उसके लिए सरकार अलग अलग चीजें करती रहती है। ठीक है जी, चाहे वो बेटा सेविंग्स बढ़ाने के लिए कुछ घोषणाएं हो, चाहे बेटा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कुछ घोषणाएं हो, तो सरकार की चलती रहती है। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक सारी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाए बेटा। उसके बाद है रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। बेटा ये भी हमारे देश की एक बहुत तगड़ी समस्या में से एक है। रीजनल डिस्पैरिटीज समझते हैं कि कुछ रीजन, बेटा हर रीजन तो इंडिया में इक्वली डेवलप नहीं है ना। जितना दिल्ली डेवलप है उतना नागल है क्या, या नकुड़ है क्या? नहीं है ना। ऐसा क्यों? बेटा जिम्मेदार तो खैर हम ही, प्राइवेट सेक्टर ही जिम्मेदार होता है इन सारी चीजों के लिए। सरकार तो चाहती है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो, जितने शहर तरक्की कर रहे उतने गांव तरक्की करे, उतने बैकवर्ड एरिया तरक्की करे, रिमोट एरिया तरक्की करे, भाई सब बराबर तरक्की करे। पर बेटा हम जिम्मेदार होते हैं कि हम ज्यादातर प्रोडक्टिव एक्टिविटी शहरों में करना चाहते हैं। लेकिन सरकार के भी प्रयास रहते हैं कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। जिस टाइम पर मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे ना बेटा, तो वो बड़े प्रयास करते थे रीजनल डिस्पैरिटी खत्म करने के लिए। अब लोग उन हंसते थे उनके ऊपर कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, आप कैसे रीजन डेवलप कर दोगे? फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में ऐसा क्या होता है कि वो गांव डेवलप कर दे? तो उन्होंने करके दिखाया भाई। उन्होंने कहा मैं टैक्स टैक्स से ही, सिर्फ टैक्स का नाम ही लूंगा बस, और टैक्स से ही बैकवर्ड एरिया डेवलप कर दूंगा। ठीक है जी, और लोग हंसते थे, और उन्होंने करके दिखाया भाई। कहने की बात है इंडिया के नंबर 1 फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है जी, क्या करा उन्होंने ऐसा? बेटा उन्होंने ना घोषणा करी टैक्स हॉलीडे की। ऑल्दो ये बात हमने बहुत जगह पे की है, बहुत बार की है, 11 से 12 तक में 20 बार ना इस वर्ड का मैंने जिक्र किया। टैक्स हॉलीडे वो याद है, बद्दी वो याद है बेटा आपको, भगवानपुर एरिया। मनमोहन सिंह जी ने तो घोषणा की थी टैक्स हॉलीडे की इन दोनों जगह पे, कि हम 10 साल के लिए टैक्स माफ कर देंगे यहाँ पर जो भी फैक्ट्री लगाएगा। और मैं कहता हूँ एक ऐसा बैकवर्ड एरिया जहां दिन में भी कोई नहीं जाता था, जंगल थे, शेर आते थे दिन में ही। ठीक है जी, बद्दी की बात तो मैंने आपको बताई दिया। मेरे एक नॉन जब बद्दी की अनाउंसमेंट हुई तो देखने गए कार में क्या एरिया है ये, कितनी फैक्ट्रीज लग रही हैं, कैसे बन रही हैं, तो भैया दिन में उनकी गाड़ी के सामने शेर आता था। तो ये ऐसा जंगल एरिया था, एक साल में 1200 फैक्ट्री लगी।
जब सरकार ने टैक्स हॉलिडे किया। अब आप समझो बेटा, 1200 फैक्ट्री एक बियाबान जंगल में लग जाए तो भैया कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी उस इलाके की, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो सरकार गवर्नमेंट बजट से इंश्योर करती है कि रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करे, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट हो। और उसको करने का तरीका एक ही है, टैक्स हॉलिडेज, कंसेशंस या एसईजेड एस्टैब्लिश करना। एसईजेड मतलब इकोनॉमिक्स में भी पढ़ता है मुझसे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसके बेटा इकोनॉमिक लॉस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द कंट्री। ठीक है ना जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं ना? आगे बढ़ जाए बेटा। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव जिसका मुझे डिस्कशन करना बाकी है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पेपर में एक बार और रिपीट हो गया ना 2025 में, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। इतनी बार देख चुका हूं मैं इसको आते हुए कि भाई हद ही हुई पड़ी है, मतलब सब टीचर का फेवरेट बना रहता है। और मैं आपको बताऊं, बच्चे के हिसाब से भी सबसे अच्छा है ये, क्योंकि बेटा इसमें लिखने के लिए मैटर सबसे ज्यादा मैटर लिखने के लिए आपके पास होता है। लोग है समझते हैं हम इस चीज को। बेटा क्या है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस? देखो सरकार ना बेटा चाहती है कि रिसोर्सेस को वो ढंग से एलोकेट करे। देश में जितने भी रिसोर्सेस है उनका एलोकेशन ढंग से होना चाहिए, मेरे मन मुताबिक होना चाहिए। और सरकार ऐसा इंश्योर भी करती है। कैसे, वो मैं सब समझाता हूँ आपको। देखो गवर्नमेंट ना अपने ट्विन ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है सोशल वेलफेयर भी होता है, मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता रहे, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता रहे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी साथ साथ चलता रहना चाहिए। हम प्रॉफिट भी कमाएं और हम लोगों का भला भी करते चले। सरकार इसके लिए क्या करती है बेटा? सब्सिडीज ऑफर करती है। आराम से सुनना चाहिए बात को। सरकार को अगर लगता है किसी चीज की ना देश को बिल्कुल एट वंस जरूरत है, ठीक है जी, और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस चीज पर, सरकार कह रही है कि मैं रिसोर्सेज यहाँ लगवाना चाहती हूँ लेकिन कोई लगाने को तैयार नहीं है, तो सरकार कैसे इंश्योर करेगी उस जगह पे रिसोर्सेज लगे और सरकार का सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल वेलफेयर अचीव हो जाए? बेटा सरकार ने क्या करा, सब्सिडीज देनी शुरू कर दी उस एरिया को। जैसे कि मैं बात करता हूँ सोलर पैनल, सरकार सबको बोल रही थी सोलर पैनल लगवाओ, अपने घर पर ही खुद ही बिजली बनाओ, ठीक है जी, हमारे को भी क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को खराब नहीं करना पड़ेगा, हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन चलाते हैं, ठीक है जी, जिसमें कोल एक इंपॉर्टेंट इनपुट है। अब कोल भैया इतनी एमिट करता है CO2, आप समझ सकते हो, नेचर को भी नुकसान, सारी चीजों के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। तो घर की बिजली घर में बना लो और खुद कंज्यूम कर लो, लेकिन लोग समझे ही ना, समझे ही ना। अब सरकार चाहती थी रिसोर्सेज इस तरफ लगे, कंपनीज आए सोलर पैनल प्रोड्यूस करें, लोग आए अपने घरों पे लगाए, सरकार ने दोनों को सब्सिडी देनी शुरू कर दी। जो कंपनी बनाएगी उसको भी सब्सिडी है सोलर पैनल, जो अपने घर पे लगाएगा उसको भी सब्सिडी है। कर रही है सरकार प्रयास। अब क्या होगा बेटा, कुछ तो कंपनी ऐसी होंगी ना जो किसी और एरिया से बाहर निकलेंगी, पैसे बाहर निकालेंगे और सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगी। करा दिया सरकार ने रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, वहां से आपके रिसोर्सेस निकलवा दिए, आपका ध्यान कहीं और खींच गई सरकार। ठीक है जी, समझ में आती है बात? लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम सिर्फ ये थोड़ी चाहते हैं कि सोसाइटी का भला हो जाए, सरकार ये भी चाहती है सरकार की जेबें भी भरी रहे। भैया लोगों का भला करने के लिए भी तो बहुत पैसा चाहिए, सब्सिडी कहाँ से पूरी करेगी सरकार? जब आपसे अच्छे खासे टैक्सेस लेगी तभी तो पूरी करेगी। सरकार क्या करती है, कुछ चीजों को डिस्करेज करती रहती है, जैसे कि बेटा टबैको, लिकर, इन सारे प्रोडक्ट में बेटा सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बढ़ावा देने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर बेटा इतनी स्टैट्यूटरी वार्निंग देने के बाद लोग कहाँ मानते हैं, लोग तो फिर कंज्यूम कर रहे हैं। बेटा ऐसी चीजों पे सरकार टैक्सेस बढ़ाती चली जाती है कि हम तो टैक्सेस बढ़ाएंगे, आपको कंज्यूम कर रही है तो करे जाओ, मरना ही है तो मरो, पर हमें टैक्सेस देखे मरो। 200-300 टैक्स है ऐसी सारी चीजों पर, जितनी भी चीजें शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है जी, इससे सरकार का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा होता रहता है, प्रॉफिट भी बढ़ता रहता है सरकार का, और ये प्रॉफिट सरकार खर्चती रहती है सब्सिडीज की फॉर्म में। ठीक है जी। अब बेटा अब मैं कहता हूँ सरकार टैक्सेस बढ़ा रही है, लिकर रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है या टबैको रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, सिगरेट, जो भी ये प्रोडक्ट है, सरकार टैक्सेस बढ़ाती रहेगी। इससे यार 100 में से 1000 में से एक कंपनी तो डिस्करेज होगी। ये सरकार ने 300% टैक्स लगा दिया, वो क्या करेगी, अपना सारा तामझाम बेचेगी कि यहाँ से निकल जाए, बताओ ये सेक्टर खराब है। भैया अगर आपने ये कर दिया ना कि आपने वहां से पैसे निकाल लिए और किसी ऐसे सेक्टर को चूज कर लिया जहां सरकार सब्सिडी दे रही है, तो सरकार का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। सरकार जहां चाहती थी रिसोर्सेज अब वहीं लग रहे हैं,
ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है सरकार का, गवर्नमेंट बजट से ही पूरा हो रहा है। तो गवर्नमेंट बजट में बेटा बहुत सारे एरिया में सरकार टैक्सेस बढ़ाती रहती है, बहुत सारे एरियाज को सब्सिडीज देती रहती है, ताकि सरकार का ये ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, हम मिक्स्ड इकोनॉमी में है। अगर सरकार को लगता है सब्सिडीज देने के बाद भी हम इतने सारे सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन वो एनकरेज नहीं हो रहे, अगर सरकार को लगे कोई पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है बहुत सब्सिडी दे दी इसके बाद भी कोई आ ही नहीं रहा, कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा जो इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करे, तो सरकार उन चीजों का डायरेक्ट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोडक्शन। मिक्स्ड इकोनॉमी है, सरकार भी तो प्रोडक्शन कर सकती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आती है बात? सबसे इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से, बाकी देखते हैं जी। ठीक है, थ्योरेटिकली चैप्टर से बाहर तुरंत न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है प्रकाश भाई, बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, सब सामने देखेंगे। बेटा ये ना यूनियन बजट का एस्टीमेट है 2022-23 का। ठीक है जी, न्यूमेरिकल सिर्फ 3 तरीके के डेफिसिट पर है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इनके बारे में कल हमने पढ़ा था। ठीक है जी, ऑल्दो मुझे यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन एक्सपेक्टेड नहीं है पेपर में, पर हम ऐसा क्यों रिस्क लेंगे कि करके ना चाहें। 10 न्यूमेरिकल सिर्फ है, अभी शुरू करेंगे आज ही खत्म कर देंगे। ठीक है जी, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हम पेपर में, ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आएगा ही नहीं, बिल्कुल ही छोड़ दो। तो अब वो पढ़ते हैं एक बार फटाफट से। मेरे पास रेवेन्यू और रिसीट्स हैं। ठीक है जी, फर्स्ट कॉलम में कैपिटल रिसीट्स जिसमें रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसीट्स और बोरोइंग मुझे बताई गई। टोटल रिसीट हो गई रेवेन्यू प्लस कैपिटल। ठीक है जी, टोटल एक्सपेंडिचर मुझे बताया गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट इंटरेस्ट था जिसको कल मैंने कहा था, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मुझे बताया गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बताए गए सरकार के। ठीक है जी, क्या बेटा सरकार ने बिल्कुल बैलेंस किया? बिल्कुल बैलेंस किया। अब आपको लग रहा होगा बाय चांस कैसे बैलेंस हो गया? बाय चांस नहीं बैलेंस हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, सब चीजें पहले से डिटरमाइंड थी, खर्चे सरकार के पहले से ही डिटरमाइंड थे, चाहे वो रेवेन्यू है चाहे कैपिटल है। रेवेन्यू रिसीट्स पहले से डिटरमाइंड थी और ये दोनों चीजें डिटरमाइंड थी, ये डिटरमाइंड नहीं था। बोरोइंग सरकार ने सबसे आखिरी में डिटरमाइन की होगी, इसलिए कि बैलेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है ना जी? ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, मेरे से होती नहीं थ्योरेटिकल बात, मैं तो बिल्कुल सीधी सीधी सी बात करता हूँ बेटा। ठीक है, अब रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, क्या फॉर्मूला होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना? ये देखो जी, ये रहा 3194,663। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी? फर्स्ट कॉलम में यही थी 2204,422। कर लो जी माइनस जो भी आता है, बस यही है जी रेवेन्यू डेफिसिट। अब कोई मुझसे पूछे फिस्कल डेफिसिट कितना है, भैया मैं बेवकूफ बताऊंगा आपको, अगर आपने ये करा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, टोटल रिसीट में ये और ये, अगर आपने ये किया ना कि ये रहा टोटल एक्सपेंडिचर 3944909 माइनस कर दो टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बेटा यही है ना टोटल रिसीट का, इसमें से बोरोइंग माइनस कर दी और लिख दिया भैया फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग। कल बोल चुका हूं, ये जो बोरोइंग है यही है फिस्कल डेफिसिट 1661196। ठीक है ना जी? और रही बात प्राइमरी डेफिसिट की, फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग्स, और इंटरेस्ट क्वेश्चन ने खुद बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना हुआ पर इसमें से इतना खर्चा ब्याज का है 94065 पर। ठीक है पुत्र, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं जी। बेटा इन्हीं कुछ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। चलो एक फॉर्मूला जिसपे मुझे थोड़ा सा और डिस्कशन करना है वो कर देता हूं। बेटा फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर को कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट को कैसे लिख सकते हैं? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट जिसमें बोरोइंग नहीं हो, इसको वैसे ऐसा लिखा जाता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट,
यानी कि वो कैपिटल रिसीट जिसमें डेट क्रिएट नहीं हो रहा, मतलब बोरोइंग नहीं है। यानी कि ये अगर सही सही बोलूं तो रिकवरी ऑफ लोन है, डिसइन्वेस्टमेंट है और स्मॉल सेविंग्स है, बोरोइंग नहीं है। ठीक है। अब बेटा अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो होगा क्या, रेवेन्यू रिसीट माइनस हो जाएंगी और माइनस हो जाएगी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू डेफिसिट के बराबर है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट जिसमें बोरोइंग नहीं है, यानी कि नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। मैं बता देता हूं ये फॉर्मूला ना हद से ज्यादा बार रिपीट होगा। फिस्कल डेफिसिट बराबर होगा रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला फॉर्मूला जिसको बच्चे मुश्किल मुश्किल बताते रहते हैं। भैया स्टार्ट हो जाओ, न्यूमेरिकल आपने करना है, कम से कम 5 यहीं पर करने हैं, स्पीड बढ़ा लो फटाफट से, यहीं कर रहे हैं 5 तो। 3 डन, बचे हुए 2 और। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देख लेना, संभाल लेना इसको। करो बेटा, रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स होमवर्क है, कल आएंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस यूनिट पे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय।